हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सामयिक विमर्श के इस टॉपिक में एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक होगा एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ये टॉपिक इसलिए लिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, चुनाव होना है। और केवल इन 5 राज्यों में चुनाव ही प्रसंग नहीं है, बल्कि इसके पहले अगर हम पिछले वर्षों का एग्जाम्पल लें या आगामी वर्षों में होने वाले चुनाव का एग्जाम्पल लें, उन सब का उदाहरण लें, तो अगर हम उन सारे उदाहरणों के आधार पर अध्ययन करें तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा देश प्रतिवर्ष इलेक्शन मोड में रहता है और लोग इलेक्शन मूड में रहते हैं। लेकिन इस इलेक्शन मोड और लोगों के इस इलेक्शन मूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह इलेक्शन मोड, राष्ट्र का इलेक्शन मोड में रहना और लोगों का इलेक्शन मूड में रहना, ये दोनों देश के लिए घातक है, दोनों देश के लिए नुकसानदेह है। विकास के लिए, अच्छे शासन के लिए, बेहतर निर्णय के लिए, इन सभी उद्देश्यों से, इन सभी दृष्टिकोणों से बार बार चुनाव होना देश के लिए घातक होता है। और यही कारण है कि विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने यह व्यवस्था अपनाई है कि उन्हें बार बार चुनाव में जाना न पड़े। क्योंकि हमने भी यह अनुभव किया है कि बार बार चुनाव में जाने से समय, ऊर्जा, धन, सबका अपव्यय होता है, सबकी बर्बादी होती है। स्वाभाविक सी बात है कि हमें यह चिंतन करना होगा, हमें यह मंथन करना होगा कि हम ऊर्जा, समय, धन के मितव्ययी उपयोग को कैसे सुनिश्चित करें। समय, ऊर्जा, धन के मितव्ययी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ही जो विचार उपजा है वह एक राष्ट्र एक निर्वाचन का विचार है, एक देश एक चुनाव का विचार है, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार है। यह अकस्मात नहीं उपजा है, यह आज का विचार नहीं है। दशकों से इस पर चिंतन चल रहा है, 2 दशक पहले से ही इस पर मंथन की शुरुआत हो चुकी है। और भारत में शुरुआत वास्तव में इसी संकल्पना के साथ ही हुई है। लेकिन इसके बावजूद आज एक राष्ट्र एक चुनाव कराना हमारे लिए चुनौती का विषय है। और पक्ष और विपक्ष में लोग अपने तर्क देते हैं और इन्हीं तर्कों के कारण एक राय नहीं बन पा रही है, आम सहमति नहीं बन पा रही है। जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रकट नहीं होगी, तब तक इस प्रकार का निर्णय लिया जाना अत्यंत कठिन है। आईएएस के एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में यह मुद्दा प्रासंगिक है, रहा है और पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। 2017 में मैंने 2017 का क्वेश्चन लिया है, 2017 में इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं क्वेश्चन पढ़कर आपको सुनाता हूं, फिर हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। 2017 में आईएएस मेन के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव। ये 2017 का आईएएस मेन का क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन था। स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। भविष्य में प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा निरंतर चर्चा के केंद्र में बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। जब तक यह निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक यह मुद्दा प्रासंगिक बना रहेगा, यह विषय प्रासंगिक बना रहेगा। इसलिए सिविल सर्विसेज में मेन एग्जामिनेशन में प्रश्न बनने की संभावनाएं सदैव बनी रहेंगी। प्रश्न बनने के स्वरूप अलग हो सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, हमने वो पढ़ करके आपको सुनाया कि जिस नेचर में पूछा गया। जब डिस्कशन कर लेंगे तो वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, आप अभी देखेंगे। लेकिन अन्य स्वरूपों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इसी नजरिए से, इसी दृष्टिकोण से एक राष्ट्र और एक चुनाव की चर्चा करने जा रहे हैं और विभिन्न पहलुओं को इस चर्चा में शामिल करेंगे। बल्कि यूं कहेंगे कि सभी पहलुओं को शामिल कर लेंगे, बहुपक्षीय विवेचन होगा, जिससे यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आंसर करने में अपने आप को सहज अनुभव कर सकें। तो चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। बैकग्राउंड हमने आपको बता दिया, पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी कि हमने इस विषय को आज क्यों चुना है। और अब हम लोग इस पर एक एक मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे।
तो जो वर्तमान प्रसंग है, वर्तमान विषय है इलेक्शन का, मैं पहले आपको चुनाव की स्थिति के विषय में बताता हूं। ये 2021 की बात है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अब किस तरीके से, क्यों इसकी आवश्यकता प्रबल है, इसकी आवश्यकता को समझें। अभी 2021 में 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में, यानी 5 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। ये 8 चरण में चुनाव संपन्न होंगे और 62 डेज का समय लगेगा। 62 डेज का समय लगेगा इस टोटल चुनाव के संपन्न होने में। ये 2021 की बात है। अब इससे एक वर्ष पहले की बात करें, 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो 2020 में शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली का इलेक्शन कंडक्ट किया गया और नवंबर दिसंबर में बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। ये 2021 का इलेक्शन, ये 2020 का इलेक्शन है, एक साल पहले का की व्यवस्था है। अब अगर एक साल बाद की बात करें, यानी 2022 की बात करें, जहां इलेक्शन प्रस्तावित है अगले साल, यदि हम 2022 की बात करें, 2022 की बात करें जहां इलेक्शन प्रपोज्ड है नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो फरवरी मार्च में जो इलेक्शन प्रपोज्ड है वो 5 स्टेट के इलेक्शन प्रपोज्ड हैं, प्रस्तावित हैं। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन 5 राज्यों में इलेक्शन प्रपोज्ड हैं फरवरी और मार्च में। अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन प्रपोज्ड है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने हैं। इसका अर्थ यह है कि 7 राज्यों में 2022 में 2022 में इलेक्शन प्रपोज्ड है, इलेक्शन होने हैं। तो 2021 में 5 चुनाव हो रहे हैं, 62 डेज लग रहे हैं। 2020 में चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। 2022 में इलेक्शन 7 स्टेट में इलेक्शन प्रपोज्ड हैं, इलेक्शन प्रस्तावित हैं और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों में बड़ी मात्रा में सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, सुरक्षा बल के जवान इन्वॉल्व होते हैं, सार्वजनिक धन का व्यय होता है, आदर्श चुनाव संहिता लगती है, आदर्श निर्वाचन संहिता लग जाती है, जिसके कारण नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते, प्रशासनिक निर्णय नहीं लिए जा सकते, तो नीतिगत निर्णय लेना बंद हो जाता है, पॉलिसी पैरालिसिस शुरू हो जाती है और इस प्रकार विकास कार्य, शासन को बेहतर तरीके से चलाने का कार्य, सब कुछ अवरुद्ध हो जाता है, व्यवस्था ठप सी हो जाती है, सब कुछ ठहर सा जाता है। बस जो जैसा है वैसा चलता रहता है, कुछ भी नयापन नहीं किया जा सकता। जबकि शासन के लिए हमेशा नए तरीके से कार्य करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है, नए नीतिगत निर्णय लेने होते हैं, विधियां बनानी होती हैं, संशोधन करना होता है, नियम बनाने होते हैं। नया तो करना पड़ेगा क्योंकि समस्याएं और चुनौतियां नित्य प्रति बढ़ रही हैं, गंभीर हो रही हैं। लेकिन यह व्यवस्था जो अलग अलग इलेक्शन की व्यवस्था है, ये हमारे देश में गवर्नेंस डेफिसिट क्रिएट करती है, गवर्नेंस की डेफिसिट क्रिएट करती है, ये पॉलिसी पैरालिसिस क्रिएट करती है। इसलिए इस गवर्नेंस डेफिसिट को रोकने के लिए, पॉलिसी पैरालिसिस को रोकने के लिए हमें
एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लागू करना ही होगा। कैसे लागू होगा, क्या चुनौतियां हैं, क्या इसके फायदे मिलेंगे, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने बताया कि 2020 में 5 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, 2020 में 2 चुनाव हो चुके हैं, 2007 में 7 इलेक्शंस 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसी बात को नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया। नीति आयोग ने अपना एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है। मैं नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट का नाम लिख रहा हूँ, जब भी आप लोगों को समय मिले कभी तो अवश्य पढ़िएगा। हालांकि उसकी समरी मैं आपको जरूर बताऊंगा इस पूरे डिस्कशन में, जो भी आवश्यक पॉइंट हैं। तो अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 36 पेजेस की समरी है नीति आयोग की, 36 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। तो नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर। उस डिस्कशन पेपर का नाम है एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये एक डिस्कशन पेपर है नीति आयोग का। नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर, 36 पेजेस का। इस डिस्कशन पेपर का नाम है एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इस डिस्कशन पेपर में नीति आयोग ने बताया कि पिछले 30 वर्षों में 30 इयर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन नीति आयोग ने दिया है। नीति आयोग ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 30 वर्षों में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही रहा है, किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही रहा है। यह तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव की बात है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव की बात है। इसमें पंचायत और नगर निकाय के चुनाव शामिल नहीं है, जो हमेशा कंडक्ट होते रहते हैं राज्यों में, उन्हें भी कंडक्ट कराया जाता रहता है, अलग अलग अवधि है सबकी। तो इस आंकड़े में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव शामिल नहीं है। इसके बावजूद प्रतिवर्ष देश में इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं, और यही कारण है कि देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, प्रतिवर्ष इलेक्शन मोड में रहता है, और लोग इलेक्शन मूड में रहते हैं। और यह इलेक्शन मूड नीति आयोग का कहना है कि यह दोनों शासन की एफिशिएंसी को, शासन की गुणवत्ता को कमजोर करते हैं, विकास कार्यों को अवरुद्ध करते हैं, संसाधन ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। इसलिए इस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है, समाधान तलाशने की आवश्यकता है, जिससे हम एक राष्ट्र एक निर्वाचन की ओर आगे कदम बढ़ा सकें। हालांकि नीति आयोग का यह अकेला सुझाव नहीं है कि नीति आयोग ने हाल ही में सुझाव दिया हो, इसके पहले भी इस प्रकार की रिकमेंडेशंस आती रही हैं। कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आई हैं, एक बार जरा सरसरी निगाह उन पर डाल लेते हैं, पुरानी रिकमेंडेशंस पर। 1999 में विधि आयोग ने जो अपनी तत्कालीन सिफारिश प्रस्तुत की थी, उस सिफारिश में उसने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया था, एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी। और जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं एक राष्ट्र एक चुनाव में, उन समस्याओं का समाधान भी सुझाया था विधि आयोग ने 1999 में। 2015 में, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2015 में एक संसदीय समिति ने जो EM सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ये राज्यसभा के मेंबर थे, EM सुदर्शन नचियप्पन राज्यसभा के मेंबर थे, और इनकी अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, संसदीय समिति बनाई गई थी। और इस संसदीय समिति ने दिसंबर
2015 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में एक राष्ट्र एक चुनाव का, एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, उसकी सिफारिश की थी। 2017 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने अनेक अवसरों पर वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है और उन्होंने इस बात पर बल दिया, 2017 से वो लगातार प्रतिवर्ष इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए अध्ययन आयोजित किए जाने चाहिए, संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए, जो बाधाएं, समस्याएं या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं उनकी तलाश की जानी चाहिए और उनका समाधान खोजा जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का यह इस बात पर बल रहा है, इस बात पर समर्थन रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हमें पहल करनी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा। अक्टूबर 2017 में जो तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ओपी रावत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह घोषणा की कि निर्वाचन आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए तैयार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह घोषणा की कि निर्वाचन आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए तैयार है। यह निर्णय राजनीतिक है, इसलिए राजनीति को निर्णय लेना होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 2018 की बात कर लेते हैं। जून 2018 में स्टेट ने भी इस दिशा में इनिशिएटिव लिया। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनाथ सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी और सिद्धार्थनाथ सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में, और इसने बताया कि 2024 में, इसने कहा 2024 में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है। और अगर भारत में 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो इसने सिफारिश की कि जो 8 विधानसभाएं हैं, 8 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन 8 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कार्यकाल में, उसके टर्म में वृद्धि करनी पड़ेगी, उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, 2024 तक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनका टर्म पहले कंप्लीट हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका टर्म 2024 तक बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ 10 ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, 10 ऐसी राज्य की विधानसभाएं होंगी, 10 ऐसी राज्य की विधानसभाएं होंगी जिनका कार्यकाल 2024 के बाद कंप्लीट होगा। इसलिए 10 ऐसे राज्यों की विधानसभाएं होंगी जिन्हें लगभग 2 वर्ष पहले सत्ता छोड़नी पड़ेगी, 2 वर्ष पहले सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अगर हम इस प्रकार का उपाय कर लेते हैं, अगर हम इस प्रकार का कदम बढ़ा लेते हैं, इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खोज लेते हैं, तो हम एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर 2024 में आगे बढ़ सकते हैं। यानी मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, कैसे लागू किया जाएगा, ऑपरेशन कैसा होगा, इस बारे में भी सुझाव आते रहे हैं, सिफारिशें आती रही हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हमें कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि अलग अलग समितियों ने इस विषय में अपनी अपनी सिफारिशें दे रखी हैं, लेकिन इन सिफारिशों को लेकर के राजनीतिक मतभेद गहरे स्तर पर प्रकट हुए हैं, इसलिए राजनीतिक सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। विधि आयोग ने सभी दलों की एक बैठक भी बुलाई थी अभी 2 वर्ष पहले, और उस सभी दलों से राय मांगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी दलों से राय मांगी गई कि वे अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करें, जिससे कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर आगे बढ़ा जा सके। कुछ दलों ने पक्ष में अपनी बात रखी, लेकिन कुछ दलों ने अपनी आशंका बताने के बजाय
अपनी समस्याएं बताने के बजाय उन्होंने इसका खुला विरोध किया और वे वापस चले गए। तो ऐसे दृष्टिकोण से एक राष्ट्र एक चुनाव का निर्णय नहीं लिया जा सकता, कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। किसी भी विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक है, यह लोकतंत्र की विशेषता है, यह लोकतंत्र की अच्छाई है। लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए एक मंच पर बैठना होगा, विचार विमर्श करना होगा, संभावनाओं को तलाशना होगा, मुद्दों का समाधान करना होगा, तब निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए हमें लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ना होगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या इसके लाभ हैं, हम लोग इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। अब इन सारी बातों की चर्चा करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि क्या भारत में कभी एक राष्ट्र एक चुनाव होता रहा है। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भों पर नजर डालें तो 1952 से भारत में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1951-52 से भारत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है और 1952 से 1967 तक भारत में यह व्यवस्था लागू थी, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका अर्थ क्या हुआ? वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू थी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा को मैंने एलएस लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, राज्य विधानसभा को मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एसएलए लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होते थे, इसको हम कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ बहुत सारे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए यहां पर हम जिस वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ हमारे लिए लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ चुनाव संपन्न कराना है। तो हमारे लिए वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन एक साथ संपन्न कराना, एक साथ संपन्न कराना। हालांकि अगर हम इसको और विस्तार दे दें, अगर इस संकल्पना को और विस्तार दे दें, तो हम कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में हम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज का मतलब पंचायतें हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव में। लेकिन क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव केंद्रीय संस्था कराती है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, इसलिए इस विषय में तो अभी एक राय बनाने के लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव वो राज्य के निर्वाचन आयोग कराते हैं, इसलिए अभी हमने उन्हें राज्यों पर छोड़ रखा है। अभी हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, वरना राज्य इसे अनधिकृत हस्तक्षेप समझने लगेंगे। यह भी मुद्दा उठेगा कि यह संघीय ढांचे का विरोधी है और तरह तरह के मुद्दे उठेंगे, तो हमारा मुद्दा ही डिरेल हो जाएगा। जिस मुद्दे पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें और चुनौतियां इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसलिए आगे चुनौतियां इन्वॉल्व ना हो, इसलिए हमने लोकल बॉडीज के प्रोविजन को अभी ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, इसे हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र और एक चुनाव के अंतर्गत, वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत हम केवल और केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का विचार शामिल कर रहे हैं। इसके लाभ भी बहुत सारे होंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाभ सामने आएंगे। क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो एक मतदाता सूची में सारा काम हो जाएगा। हमें एक वोटर लिस्ट बनानी पड़ेगी और एक मतदाता सूची में सारे इलेक्शन हो जाएंगे। जबकि अभी क्या होता है, अभी मतदाता सूची बार बार अपडेट होती है, लोकसभा की अलग होती है, राज्य विधानसभा की अलग होती है, लोकल बॉडीज की अलग होती है। ये प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक बोझ बहुत बढ़ जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड की, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार रखा, तो प्रधानमंत्री ने साथ साथ यह भी विचार रखा कि पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची निर्मित करने का कार्य किया जाए।
लेकिन पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची निर्मित करने का कार्य तभी फलीभूत हो सकता है, तभी अच्छे रिजल्ट दे सकता है, जब दोनों के चुनाव एक साथ हों। तो एक मतदाता सूची भी तैयार की जाए, इस बात पर भी बल दिया जाए, और एक साथ निर्वाचन भी संपन्न हो, इस बात पर भी बल दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने दोनों बातों पर अपने पक्ष रखे हैं। आते हैं हम लोग इस बात को और कंटिन्यू करते हैं कि 1952 से 1967 तक जो 4 चुनाव देश में संपन्न हुए, 4 इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, वे एक साथ कंडक्ट किए गए, यानी लोकसभा का चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कंडक्ट किया गया। लेकिन 1967 में जो घटनाक्रम बदले, उसके बाद से इस व्यवस्था में डिसरप्शन आ गया, यह व्यवस्था धीरे धीरे भंग हो गई। 1967 में अब तक 1967 के पहले तक जो चुनाव कंडक्ट कराए गए, उन चुनाव में संघ में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में भी कांग्रेस का बहुमत रहा, कांग्रेस की सरकारें रही। लेकिन 1967 में 8 राज्यों में अलग दलों की सरकारें बन गई, गठबंधन की सरकारें बन गई, कोalition गवर्नमेंट आ गई, और नतीजा ये हुआ कि 1969 आते आते कुछ राज्य विधानसभाएं भंग हो गई। अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले चुनाव हुआ राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का एक साथ, लेकिन कुछ राज्यों की विधानसभाएं 1 साल के बाद भंग होनी शुरू हो गई। 2 साल तक अनेक राज्यों की विधानसभाएं भंग हो गई। अब राज्यों की विधानसभाएं भंग हो गई तो मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई राज्यों में, तो यहां से क्रम भंग हो गया। इतना ही नहीं, 1970 में 1970 में संघ की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भंग करने की सिफारिश कर दी, लोकसभा के भंग करने की सिफारिश कर दी, और 4th लोकसभा जो गठित हुई थी चौथे इलेक्शन के बाद 1967 में, 4th लोकसभा केवल 3 वर्ष और 10 माह के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद भंग कर दी गई। 3 वर्ष 10 माह के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भंग कर दी गई, और इस तरीके से राज्यों में भी समय से पहले राज्य विधानसभाएं भंग हुई। चौथी लोकसभा भी 3 वर्ष 10 माह में ही भंग कर दी गई, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। यहां से जो डिसरप्शन प्रारंभ हुआ, यहां से जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, वो आज तक कंटिन्यू है। तो किसको मैंने अव्यवस्था कहा? मैंने अव्यवस्था कहा कि एक साथ अब चुनाव होना बंद हो गया। अब राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवस्था जो 1952 से चली आ रही थी, वह 1969-70 आते आते पूरी तरीके से भंग हो गई, समाप्त हो गई। स्वाभाविक सी बात है कि तब से लेकर के आज तक अब एक साथ चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक साथ चुनाव संपन्न करना वर्तमान समय की मांग है, वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसलिए एक साथ चुनाव संपन्न करने का विचार फिर से जीवित हो उठा है। क्योंकि भारत में यह व्यवस्था लगभग 2 दशकों तक अस्तित्व में रही है, इसलिए इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को फिर से लागू किया जा सकता है। क्या लाभ होंगे, क्यों इस बात पर बल दिया जा रहा है, इसका महत्व क्या है, हम लोग अब इसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं कि क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन को एम्फसाइज किया जा रहा है, क्यों इस पर जोर दिया जा रहा है, इसका महत्व क्या है। महत्व पढ़ेंगे हम लोग, या यूं कहें कि इसके पक्ष में जो विचार दिए जा रहे हैं, पक्ष में विचारों का अध्ययन करेंगे, इसकी आलोचना पढ़ेंगे, यानी इसके विपक्ष में जो विचार दिए जा रहे हैं, विपक्ष में विचारों का अध्ययन करेंगे, और क्या समाधान हो सकता है आलोचनाओं का, विपक्ष में दिए जाने वाले विचारों का, उन समाधान की तलाश भी करेंगे, उन समाधान का अध्ययन भी करेंगे। तो
हम लोग सबसे पहले पक्ष में विचारों का अध्ययन कर लेते हैं कि महत्व क्या है, यानी पक्ष में विचार क्यों दिए जा रहे हैं। पहली बात, यह कहा जाता है कि जैसे ही इलेक्शन लागू होता है, इलेक्शन लागू होने के बाद देश में पॉलिसी पैरालिसिस शुरू हो जाती है, क्योंकि आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते। क्योंकि प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते, इसलिए उतने दिनों तक शासन की गुणवत्ता के संवर्धन का कार्य, जन शिकायतों के निवारण का कार्य, विकास कार्यों के संपादन का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, इलेक्शन में शामिल हो जाती है। और यही कारण है कि सामान्य प्रशासन, विकास प्रशासन, अच्छे शासन, इन सभी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कैसे बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, इसको नीति आयोग के आंकड़ों के आधार पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। नीति आयोग ने यह बताया, नीति आयोग ने जो अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया इस बात के संदर्भ में, इस विचार के संदर्भ में, नीति आयोग ने कहा, नीति आयोग ने जो डेटा प्रस्तुत किया उसने कहा जो 16वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए गए 2014 में, 2014 में 16th लोकसभा के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, और इसके अलावा भी स्टेट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, उस दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण, आदर्श निर्वाचन संहिता लागू होने के कारण देश में 7 माह तक विकास कार्य नहीं किए जा सके। बहुत बड़ी चिंता की बात है। 12 महीनों में 6 महीने से ज्यादा, यानी 7 महीनों तक डेवलपमेंट के कार्य, 7 महीनों तक शासन की गुणवत्ता के कार्य अवरुद्ध रहे, रुके रहे। स्वाभाविक सी बात है कि यह शासन और विकास के गुणवत्ता के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। यह नीति आयोग का डेटा है। नीति आयोग ने अपना डिस्कशन पेपर, जो मैंने अभी नीति आयोग का डिस्कशन पेपर लिखा है, सोर्सेस वहीं से ज्यादातर लिए गए हैं। तो नीति आयोग ने अपने डिस्कशन पेपर में लिखा है कि 7 माह तक 2014 में, 2014 में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया, कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत को जिस प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान समय में, क्या ऐसे परिवेश को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य चिंताजनक नहीं है? स्वाभाविक सी बात है कि यह गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा, विकास के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा, निवेश के संदर्भ में, और सबसे बड़ी चिंता अब सुरक्षा के संदर्भ में भारत को अनेक समस्याओं और चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे परिवेश में अगर 7 माह तक नीतिगत निर्णय लेने की सुविधा ही नहीं होगी तो देश तो गर्त में चला जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि इस दिशा में गंभीर चिंतन अवश्य करना। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि प्रतिवर्ष नीति आयोग ने पिछले 30 वर्षों का औसत निकाला है। नीति आयोग ने पिछले 30 वर्षों का औसत निकाला है, और उस औसत के आधार पर नीति आयोग ने लिखा है कि प्रतिवर्ष लगभग 4 माह तक विकास के कार्य इलेक्शन के कारण रुके रहते हैं, नीतिगत निर्णय इलेक्शन के कारण रुके रहते हैं, क्योंकि आदर्श निर्वाचन संहिता लागू होने के बाद कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता, और प्रशासनिक मशीनरी इलेक्शन में 100% इन्वॉल्व होती है, इसलिए विकास के कार्य संपादित नहीं कर सकती। ये उसकी लिमिटेशन है, उसकी सीमा है, उसके लिए चुनौती है। तो प्रतिवर्ष 4 माह अर्थात 1 वर्ष का 1/3 समय प्रतिवर्ष, 1/3 समय प्रतिवर्ष हमारे देश की प्रशासनिक मशीनरी इस देश के विकास का कार्य नहीं करती। 1/3
समय प्रतिवर्ष इस देश की सरकारें कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेती, अर्थात कुंभकर्ण की तरीके से सोती हैं, कुंभकर्ण की तरीके से सोना ही समझ लीजिए, क्योंकि सरकारें ना तो नीतिगत निर्णय ले सकती हैं, ना तो सरकारें विकास का कार्य कर सकती हैं। अगर किसी भी देश में हर साल औसतन, ये नीति आयोग का 30 वर्षों के डेटा का औसत है, अगर प्रति वर्ष लगभग 4 महीने हम सरकारों को नीतिगत फैसला करने से रोक दें, अगर हम प्रशासनिक मशीनरी को विकास कार्य करने से रोक दें, प्रशासनिक सुधारों के लिए पहल करने से रोक दें, क्या वह देश कभी विकास कर पाएगा? क्या 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो हमने लक्ष्य रखा है, क्या वो हम कभी पूरा कर पाएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश जिस प्रकार अपनी उन्नति कर रहे हैं, हमें उनकी उन्नति के हिसाब से स्वयं को भी उस प्रतिस्पर्धा में शामिल करना है। आत्मनिर्भर भारत का हमने जो लक्ष्य रखा है, क्या हम ऐसे लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे अगर प्रतिवर्ष 4 माह तक कोई नीतिगत निर्णय ही न लिया जाए? उत्तर है नहीं, कैपिटल नो, कैपिटल नो, बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। भारत विकासशील देश था और अगर यही व्यवस्था जारी रही तो भारत विकासशील देश ही बना रहेगा, क्योंकि हर साल 4 महीने तो कोई निर्णय ही विकास के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, अच्छे शासन के लिए कोई निर्णय ही नहीं लिए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिए कोई नीतिगत निर्णय ही नहीं लिए जा सकते। तो इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये गंभीर चिंता का विषय है, ये सामान्य सी बात नहीं है, ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि केवल और केवल यह एक विचार नहीं है, बल्कि इस विचार को हमें वर्तमान समय में भारत को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना होगा, जहां भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक दबावों का भी सामना करना पड़ता रहता है। ऐसे परिवेश में सुधारों के विषय में हमें चिंतन अवश्य करना होगा। अगली बात, ये तो पहली बात हमने बताई। दूसरी बात जो पक्ष में विचार रखे जाते हैं या बात कही जाती है, महत्व क्या है इसका? यह कहा जाता है कि चुनावी खर्च पर अंकुश लगेगा। जो चुनाव में होने वाला खर्च है वो बहुत अधिक है, इसलिए उस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। बार बार निर्वाचन होना बार बार इलेक्शन के खर्च को बढ़ाता है। अगर हम सारे इलेक्शन के खर्च को इकट्ठा करके एक साथ इलेक्शन संपन्न कर दें, एक साथ इलेक्शन कर दें, तो सार्वजनिक धन की बड़ी मात्रा में बचत की जा सकती है, सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है। इसलिए यह विचार दिया जा रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव संपन्न कराए जाएं। कितना इलेक्शन खर्च होता है, इसका जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है नीति आयोग के द्वारा, उस आंकड़े के आधार पर आपको इस बात का विश्लेषण करते हैं, इस तथ्य का विश्लेषण करते हैं। अभी लोकसभा की बात करते हैं, फिर राज्य की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में 1952 में जो चुनावी खर्च हुआ था वो 10.45 करोड़ रुपए का इलेक्शन था। बहुत पुरानी बात है, पैसे की कीमत भी कम थी। 10.45 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। जब 2014 में इलेक्शन हुआ 16th लोकसभा के लिए, तो यह चुनावी खर्च बढ़ करके 30,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, 30,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। जब 2019 में इलेक्शन हुआ 17वीं लोकसभा के लिए, 17th लोकसभा के लिए, तो यह चुनावी खर्च लगभग 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो 2014 में लगभग 30,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हुए और 2019 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हुए। ये तो लोकसभा चुनाव का आंकड़ा हो गया। इसी तरीके से राज्यों में भी, ये तो मैंने केवल लोकसभा का आंकड़ा दिया, इसी तरीके से राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। इस समय 28 स्टेट और अन्य 2 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होते हैं। तो स्टेट में भी अलग अलग खर्चा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टेट का, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जांपल ले लेते हैं। एसएलए लिख दिया मैंने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। 2015 में बिहार का ले लेते हैं। अभी बिहार में नवंबर दिसंबर में चुनाव संपन्न हुआ है 2020 में, कुछ महीने पहले ही।
इसलिए बिहार लेटेस्ट एग्जाम्पल है, तो बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2015 में बिहार के चुनाव में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 300 करोड़ रुपए खर्च हुआ। लेकिन जब 2020 में बिहार का इलेक्शन हुआ, 2020 में बिहार असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन का कुल खर्च बढ़ करके 625 करोड़ रुपए हो गया, 625 करोड़ रुपए हो गया। अब इन आंकड़ों से निष्कर्ष निकालिए आप, इन आंकड़ों से यदि आप निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष ये है कि प्रति 5 वर्ष पर जो खर्च है वो दुगना हो जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रति 5 वर्ष पर इलेक्शन का खर्च दुगना हो जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि यह भारत के सार्वजनिक कोष पर, भारत की संचित निधि पर एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा भार है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हमें यह भार सहना चाहिए, लेकिन अगर इस भार में कमी लाई जा सकती है, अगर खर्च के इस बोझ को कम किया जा सकता है, तो इस दिशा में भी चिंतन किया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक धन का मितव्ययी उपयोग करना, कुशल उपयोग करना सरकार का नैतिक दायित्व है, यह सरकार की जवाबदेही का हिस्सा है। और यही कारण है कि अगर आपने एथिक्स का पेपर देखा हो ना, चौथा पेपर जीएस का जो 4th पेपर है वो एथिक्स का पेपर है। जीएस के एथिक्स के पेपर में यानी 4th पेपर में जो अंतिम यूनिट है आपकी प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, अंतिम यूनिट में सार्वजनिक धन का उपयोग एक टॉपिक शामिल किया गया है। आपको अगर सिलेबस याद होगा, आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, अन्यथा आप सिलेबस उठा कर देखिएगा, वहां पर सार्वजनिक धन का उपयोग एक टॉपिक ही शामिल किया गया है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, कि हमें कैसे भी करके हमें कदम उठाने चाहिए, सुधार के लिए प्रयत्न करने चाहिए और सार्वजनिक धन का हमें मितव्ययी और कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। यह सरकार की नैतिकता का हिस्सा है, सरकार की नैतिकता का हिस्सा है, इसलिए एथिक्स के पेपर में यह टॉपिक सबसे अंतिम यूनिट में शामिल किया गया है। तो फिलहाल इस टॉपिक की चर्चा वहां पर विस्तार से करते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चुनावी खर्च पर अंकुश लगेगा अगर इस प्रकार के सुधार किए जाते हैं तो। तीसरी बात, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। कैसे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है? एस.वाई. कुरैशी, नाम सुना होगा आपने एस.वाई. कुरैशी का। ये भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, एक्स-CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होना देश में भ्रष्टाचार की बड़ी जड़ है, भ्रष्टाचार की बड़ी जड़ है। क्यों? उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव में व्यापक धन खर्च होता है, बहुत सारा धन ऐसा है जिसका ऑडिट होता है, यानी खर्च, चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है प्रत्याशियों के लिए, और उस खर्च में, उस चुनावी खर्च की सीमा में रहते हुए प्रत्याशी धन खर्च करते हैं और वो लेखा जोखा चुनाव आयोग को सौंपते हैं। लेकिन उसके बाद, उसके अलावा भी बहुत सारा धन ऐसा खर्च होता है जिसका लेखा जोखा वो चुनाव आयोग को प्रस्तुत नहीं करते और चुनाव आयोग उन पर नियंत्रण भी नहीं लगा पाता, वो अनौपचारिक खर्च हो जाते हैं। जिस तरीके से कैश पकड़े जाते हैं इलेक्शन के पहले और तमाम बातें, कैश बांटने की शिकायतें आती हैं, शराब बांटने की शिकायतें आती हैं, इस तरीके की शिकायतें आती रहती हैं, ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो धन औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया है इलेक्शन में, उसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य धन भी भारत में इलेक्शन में खर्च होता है। अब इलेक्शन जीतने के बाद एस.वाई. कुरैशी कहते हैं, एस.वाई. कुरैशी का कहना है कि जब इलेक्शन जीता जाता है, इलेक्शन जीतने के बाद राजनीति और प्रशासन का गठजोड़ बन जाता है, और राजनीति और प्रशासन का यह गठजोड़ इलेक्शन में राजनेताओं के द्वारा खर्च किए गए अमाउंट की रिकवरी करने लगता है। राजनीति और प्रशासन का भ्रष्ट गठजोड़ पहले से बना हुआ है। वोहरा समिति ने यह रिपोर्ट अपनी 1995 में सार्वजनिक की थी
और इस रिपोर्ट पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मेरे YouTube चैनल पर वोहरा रिपोर्ट अपलोड है, आप वहां देख सकते हैं, अवश्य देखिएगा, क्योंकि वोहरा रिपोर्ट पर प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो राजनीति और प्रशासन का गठजोड़ किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है, और चुनाव जीतने के बाद राजनेता प्रशासन के साथ भ्रष्ट गठजोड़ करता है या उस भ्रष्ट गठजोड़ को नया बनाता है, और जितना पैसा उसने चुनाव में खर्च किया है सबसे पहले उस धन की रिकवरी करता है, और जब वह उस धन की रिकवरी शुरू करता है यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। यानी जैसे ही चुनाव जीतकर नई सरकार आई, वह विकास कार्य करे या ना करे, भ्रष्टाचार अवश्य करती है। वह विकास कार्यों की शुरुआत करने से पहले भ्रष्टाचार की नींव निर्मित कर लेती है, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार का राजनीति और प्रशासन के साथ चोली दामन का साथ बना हुआ है। अगर हम एक साथ चुनाव कराने की घोषणा करते हैं तो एक साथ चुनाव कराने की घोषणा से हम भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकते हैं। समाप्त तो करना कठिन कार्य है, लेकिन अंकुश तो लगाया ही जा सकता है, और प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। वर्तमान प्रधानमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार से काले धन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान ब्लैक मनी का प्रवाह बढ़ जाता है, काले धन का प्रवाह बढ़ जाता है। बार बार इलेक्शन होता है, काले धन का प्रवाह बार बार होता है, और अगर एक साथ इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा तो इससे काले धन पर नियंत्रण करना भी आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, काले धन को नियंत्रित करने के लिए हमें एक साथ चुनाव के विचार को अपनाना चाहिए। अगली बात, कर्मचारियों पर और सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त कार्य का दबाव सृजित होने लगता है। अतिरिक्त कार्य दबाव निर्मित हो जाता है। इलेक्शन लोकतंत्र को सजीव बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर एक बार इलेक्शन होगा तो एक बार कार्य का दबाव पड़ेगा, लेकिन अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो बार बार अतिरिक्त कार्य का दबाव पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता ही रहता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक मशीनरी पर अतिरिक्त कार्य का दबाव सृजित होता ही रहता है। और इलेक्शन होने से पहले ही, इलेक्शन होने के 3-4 महीने पहले ही प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो जाती है। 4-5 महीने पहले ही प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव हो जाती है कि 4-5 महीने बाद इलेक्शन होने, और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं प्रशासनिक मशीनरी विकास और प्रशासन के कार्यों से अपना ध्यान हटा करके इलेक्शन पर वो पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करने लगती है। और जिस दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है, जो चुनाव की घोषणा होने से लेकर और चुनाव का रिजल्ट आने तक लागू रहती है, उस दौरान तो विकास कार्य बंद हो जाते हैं, पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में यह प्रशासनिक मशीनरी पर अतिरिक्त कार्य का दबाव निर्मित करती है। इतना ही नहीं, केवल यही कार्य नहीं होता, बल्कि इस कार्य के अतिरिक्त मतदाता सूची को अपडेट करना है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, नए पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट करना है। इन सारे कार्यों में भी प्रशासनिक मशीनरी का समय, ऊर्जा, धन व्यय होता है। जो नीति आयोग ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया 16वीं लोकसभा के चुनाव का, 2014 के इलेक्शन का, उसमें नीति आयोग ने बताया कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लगभग 10 मिलियन प्रशासनिक कर्मचारी कार्य में लगाए गए। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ही इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें टीचर भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं, बैंक कर्मी भी शामिल हैं, सब शामिल हो जाते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों को छोड़ करके, जैसे जो डॉक्टर इमरजेंसी सर्विस का है उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विस वाला डॉक्टर नहीं है, डेंटिस्ट है, आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, होम्योपैथ का डॉक्टर है, सब जॉब पर, जब सबको इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया जाता है।
तो ऐसी दशा में प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 9,30,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। स्वाभाविक सी बात है कि इस पोलिंग स्टेशन का मैनेजमेंट करना अपने आप में टफ होगा, क्योंकि इस बात पर फोकस किया जाएगा कि निर्वाचन शांतिपूर्वक प्रभावी तरीके से संपन्न हो। तो जब तक निर्वाचन संपन्न नहीं हो जाता, निर्वाचन संपन्न कराना प्रशासनिक मशीनरी के लिए सरदर्द बना रहता है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ जाती है, सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ आ जाता है। देश की सुरक्षा के लिए चिंता पहले से ही गंभीर बनी रही है। देश की सुरक्षा का प्रश्न पहले से ही चिंता का विषय रहा है। सुरक्षा बलों पर इस कार्य का दबाव पहले से ही रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद, वाम उग्रवाद, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अनेक प्रकार की समस्याओं से देश पहले से ही ग्रसित है। उस पर इलेक्शन के कारण, प्रतिवर्ष इलेक्शन के कारण सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त कार्य का दबाव निर्मित होता रहता है। नीति आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा कि 2014 में जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, उस इलेक्शन में 1349 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए 2014 में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1349 कंपनियां तैनात की। स्वाभाविक सी बात है कि यह प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मियों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ निर्मित करता है। अगली बात, अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ध्रुवीकरण पर अंकुश लगेगा। बार बार चुनाव होते हैं तो बार बार जातीय ध्रुवीकरण होता है, बार बार धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है। वैसे तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या इन सभी संकीर्ण आधारों पर वोट मांगना एक अपराध है। उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन हम यह जानते हैं कि हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ना तो अच्छा मुकदमा दर्ज हो पाता है, ना ही मुकदमे में सजा हो पाती है। इसलिए ये केवल हाथी दांत की मान्यताओं की तरीके से है। जो 1951 के प्रोविजन है वो इस तरीके के प्रोविजन केवल हाथी दांत की मान्यताओं की तरीके। और आप व्यवहार में अनुभव करते हैं कि जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। जब टीवी पर बैठ करके तमाम विश्लेषक चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो चुनाव के विश्लेषण में भी वो धर्म और जाति को आधार बनाते हैं। यह दुखद है, यह चिंताजनक है। इलेक्शन में विश्लेषण कि कौन जीतेगा कौन हारेगा यह मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन भारत में इन मुद्दों के आधार पर विश्लेषण नहीं होता। भारत में विश्लेषण होता है जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर या इसी प्रकार के संकीर्ण आधारों पर। अगर एक बार चुनाव संपन्न कराया जाएगा तो बार बार देश में होने वाले इस प्रकार के जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर अंकुश लगेगा। अगली बात, जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी है, संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि बार बार चुनाव होने से जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें व्यवधान आता है, लोगों के सामान्य जीवन जीने में व्यवधान आता है बार बार चुनाव होने से। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस ने उपलब्ध कराई है। तो संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, संसद में जो प्रस्तुत की गई कि बार बार चुनाव होने से नॉर्मल पब्लिक लाइफ में लोगों के सामान्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है और लोगों को अपना सामान्य जीवन यापन करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
क्यों बाधाओं का सामना करना पड़ता है? उसने कुछ तथ्यों को उजागर किया, उसने कुछ फैक्ट बताए, उसने कहा नॉइस पॉल्यूशन बढ़ जाता है, इलेक्शन के दौरान नॉइस पॉल्यूशन बढ़ जाता है बहुत तेजी के साथ। साथ ही साथ प्रशासनिक विभाग कार्य नहीं करते, विभागों में कार्य करना बंद हो जाता है। अब अगर आपको विभागों से कोई लाभ मिलना है या विभागों से आपका कोई सरोकार है तो विभाग आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। विभागों से आपको कोई शिकायत है, कोई समस्या है और वह शिकायत दूर होनी अति आवश्यक है, तुरंत दूर होनी आवश्यक है, लेकिन आपकी शिकायत का निवारण नहीं होगा क्योंकि विभाग के अधिकारी आपको समय नहीं देंगे, आपको सुनना नहीं चाहेंगे, तो शिकायत की सुनवाई नहीं होगी। तो जीवन जीने का जो एक नॉर्मल तरीका है, जीवन जीने का जो एक नॉर्मल रूटीन है, जीवन जीने का वह नॉर्मल रूटीन भी पूरी तरीके से भंग हो जाता है, जीवन जीने में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यह संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है, गंभीर चिंता की बात है। इन आधारों पर यह तर्क दिया जाता है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए। एक साथ चुनाव संपन्न होंगे तो जो समस्याएं हम लोगों ने अभी पढ़ी वे समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी और शासन प्रशासन सुविधाजनक तरीके से कार्य करता रहेगा, विकास को गति मिलेगी, शासन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी और लोगों के सामान्य जीवन में व्यवधान भी उत्पन्न नहीं होगा। ये महत्व है वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन केवल महत्व ही नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केवल समर्थन ही नहीं किया जाता रहा है, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध भी किया जा रहा है। विपक्ष में तर्क भी दिए जा रहे हैं, अनेक प्रश्न उत्पन्न किए जा रहे हैं, अनेक समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं, केंद्र में लाई जा रही हैं, जिससे कि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को रोका जा सके अथवा एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रश्न उठाए जा सकें और संदेहों का समाधान पाया जा सके। दोनों बातें हो सकती हैं। तो क्या है विपक्ष की राय, क्या है विपक्ष में तर्क? हम लोग विपक्ष में तर्क की चर्चा कर लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या नुकसान हो सकता है या वन नेशन वन इलेक्शन होने में क्या बाधाएं हैं, क्या आलोचनाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बात की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यह प्रश्न उत्पन्न किया जाता है, यह प्रश्न उठाया जाता है कि यदि सरकार समय पूर्व भंग हो जाए, समय पूर्व गिर जाए, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा अगर समय से पहले भंग हो जाए तो ऐसी दशा में क्या किया जाएगा? तब ऐसी दशा में क्या होगा? क्योंकि अगर सरकार गिर जा रही है, क्योंकि सरकार का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, हम लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए, हम विधानसभा चुनते हैं 5 साल के लिए, जब तक लोकसभा का विश्वास बना रहता है लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में, तब तक वो पद पर बनी रहती है और मैक्सिमम 5 वर्ष तक बनी रह सकती है। 5 वर्ष बाद फिर नए इलेक्शन का डिक्लेरेशन, नया इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है, नई सरकार बनानी होती है। तो अगर समय से पहले कभी सरकार गिर गई, लोकसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग हो गई, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अगला इलेक्शन एक साथ होगा? क्योंकि संविधान ये कहता है कि संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और जब लोकसभा और विधानसभा अस्तित्व में होगी तभी उसका सत्र चलेगा, तभी उसका सत्र चलेगा। तो कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए? अब मैं यहां पर जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है उस प्रश्न का समाधान भी एक ही साथ देते चलते हैं, समाधान भी एक ही साथ देते चलते हैं, जिससे कि प्रश्न और समाधान दोनों एक ही साथ मिल जाएं। इसके लिए, इस प्रश्न के लिए मैं समाधान को इसीलिए रेड से लिख दे रहा हूं। इस प्रश्न के लिए 1999 में
लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है इस समाधान के लिए। और लॉ कमीशन ने कहा कि जब सरकार गिराई जाए, यानी जब अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो, तो अविश्वास प्रस्ताव के साथ वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए भी प्रस्ताव लाया जाए। वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए भी प्रस्ताव लाया जाए और उस पर भी वोटिंग करा ली जाए, दोनों साथ साथ हो। केवल अविश्वास प्रस्ताव न लाया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन न लाया जाए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, संघीय संसद की दशा में, राज्य विधानसभा की दशा में, राज्य विधानमंडल की दशा में विधानसभा में लाया जाता है। और यह सरकार के विश्वास का परीक्षण करता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी सरकार अगर अल्पमत में आ जाती है, विपक्ष बहुमत में हो जाता है, तो सरकार गिर जाती है और लोकसभा और राज्य विधानसभा जैसी भी स्थिति है वो भंग हो जाती है। फिर नए इलेक्शन होते हैं, नए इलेक्शन के बाद नई सरकार आती है। तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद या सरकार के गिर जाने के बाद जो यह अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है कि नई सरकार के लिए चुनाव होंगे, इसको रोका जा सकता है अगले चुनाव तक। कैसे रोका जा सकता है? लॉ कमीशन कहता है कि वैकल्पिक सरकार के गठन का प्रावधान किया जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, इसके लिए प्रावधान करने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे। संविधान संशोधन करके कानूनों के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था निर्मित की जा सकती है और वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सकता है। तो वैकल्पिक सरकार का गठन करके जो शेष समय है, शेष कार्यकाल है, शेष कार्यकाल के लिए, शेष टर्म के लिए वैकल्पिक सरकार का गठन करके इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा तर्क दिया जाता है विपक्ष में दूसरा तर्क दिया जाता है कि मान लीजिए आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया और आर्टिकल 356 का प्रयोग करके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, यानी राज्यों का मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद कार्य करना बंद कर देते हैं। तो अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ गया, तब फिर क्या होगा? तो ऐसी दशा में क्या किया जा सकता है? इसमें भी समाधान दिया जा सकता है, इसमें भी समाधान खोजा जा सकता है। क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान हो सकता है कि जो शेष कार्यकाल है, जो शेष टर्म बचा हुआ है, उस शेष कार्यकाल के लिए एक सर्वदलीय सरकार बना दी जाए, सर्वदलीय सरकार बना दिया जाए, सभी दलों के लोगों को शामिल करते हुए एक सरकार बना दी जाए, जिससे कि आर्टिकल 356 के लागू होने के बाद जो कार्यकाल का संकट उत्पन्न हुआ है और तुरंत निर्वाचन की आवश्यकता 356 वापस होने के बाद उत्पन्न होती है, उससे बचा जा सकता है। तो एक सर्वदलीय सरकार बना करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तीसरी बात, तीसरी समस्या जो उत्पन्न की जाती है, जिसमें अभी प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, जो 2017 में हमने प्रश्न पढ़ के आपको सुनाया था, उसमें ये चिंता जाहिर की गई थी। और वो चिंता ये थी कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो राजनेताओं की जवाबदेही कम हो जाएगी, राजनेताओं की जवाबदेही कम हो जाएगी, यह चिंता प्रकट की जाती है। और यही 2017 में प्रश्न भी पूछा गया था, जो हमने भी आपको पढ़कर सुनाया। तो राजनेताओं की जवाबदेही कम हो जाएगी, क्योंकि प्रति 5 वर्ष पर इलेक्शन होता है, लेकिन ये तय नहीं है कि 5 साल पर ही इलेक्शन होगा। सरकार पहले भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है और कभी भी गिर सकती है, इसलिए राजनेताओं में जवाबदेही रहती है।
एक जवाबदेही बनी रहती है। और अगर ये तय कर दिया गया कि सरकार 5 साल से पहले गिरेगी ही नहीं, अगर ये तय कर दिया गया कि सरकार 5 साल से पहले गिरेगी ही नहीं, 5 साल बाद ही इलेक्शन होंगे, तो राजनेताओं की जवाबदेही लोगों के प्रति कम हो जाएगी। यह संशय उठाया गया, यह प्रश्न उठाया गया, लेकिन इसका भी समाधान है। पहली बात तो यह है कि भारत में राजनेताओं की जवाबदेही की बात करना आज के समय में बेईमानी है, अप्रासंगिक है, क्योंकि भारत की राजनीति जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5 वर्ष में 5 करोड़ रुपए के हिसाब से 25 करोड़ रुपए सांसद विकास निधि का पैसा इन्हें मिलता है, और नाम अच्छा रखा जिसने भी शुरुआत की, सांसद विकास निधि, क्योंकि वो सांसदों के विकास के काम आता है, जनता के विकास के काम तो नहीं आता। आता होगा तो आधा अधूरा पैसा भ्रष्टाचार के अंतर्गत काम आता है, ज्यादातर पैसा सांसदों के विकास के काम आता है। वो सांसद विकास निधि ही है सही अर्थों में, वो जन विकास निधि नहीं है। उसका नाम जन विकास निधि होना चाहिए था, लेकिन वो सांसद विकास निधि है, सांसदों का विकास कर रही है। और ये मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, एडीआर का आंकड़ा है, एडीआर ने जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़ों के मुताबिक, उस आंकड़े के अनुसार भारत में जो सांसदों का वार्षिक संपत्ति, सांसदों की वार्षिक संपत्ति में वृद्धि है, वो औसतन 550% है, 550% है। देश की जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है, 10% भी नहीं बढ़ पा रही है, और सांसदों की संपत्ति सालाना औसतन 550% की दर से बढ़ती है। चिंताजनक आंकड़ा है, आश्चर्यजनक आंकड़ा भी है। कहां से आती है उनके पास इतनी संपत्ति? अकूत भ्रष्टाचार की संपत्ति है, आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार की संस्थाएं, लोकपाल जैसी संस्थाएं अकर्मण्य हैं इस देश में इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाने में। न्यायपालिका अकर्मण्य है इस देश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाने में। तो जवाबदेही तो वैसे ही नहीं है। तो जवाबदेही तो सुधारने के लिए, जवाबदेही को विकसित करने के लिए तो कदम उठाना ही है। क्या इलेक्शन जीतने के बाद राजनेता, आपका जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में जन सुनवाई करता है? क्या राजनेताओं तक आपकी पहुंच आसान है? किसी भी सांसद और विधायक तक आप अपनी शिकायतें लेकर के जा सकते हैं आसानी से? नहीं है संभव, हमारे देश में संभव नहीं है। ऐसी दशा में राजनीतिक जवाबदेही तो भारत में वैसे ही बहुत कम है, इसलिए राजनीतिक जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए। फिलहाल वो एक अलग डिस्कशन का विषय है। भारत में राजनीति की गिरावट, भारत में राजनीति का अपराधीकरण, भारत में राजनीति का भ्रष्टाचार, भारत में राजनीति की जवाबदेही का अभाव, कमी नहीं, अभाव है ही नहीं। मैं प्रमाणों के साथ कह रहा हूं कि भारत में वर्तमान समय में राजनीति में जवाबदेही नहीं है, अभाव है, पूरी तरीके से अभाव है। लेकिन फिलहाल जो प्रश्न यहां पर उत्पन्न किया जाता है, मैं उसका समाधान आपको दे रहा हूं। जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा भी था कि इससे राजनेताओं की जवाबदेही कम हो जाएगी, तो अगर ऐसा लगता है कि जवाबदेही कम हो जाएगी तो इसके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? पहली बात, रिकॉल सिस्टम को लागू किया जा सकता है, पुनर्वापसी, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में है, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में है कि पूरी की पूरी विधायिका वैसी बनी रहेगी, जिस एक जनप्रतिनिधि ने अपनी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं निभाई उसे वापस बुला लिया जाएगा, उसकी जगह पर चुनकर नए व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। इसे कहेंगे पुनर्वापसी, रिकॉल, कि पूरी की पूरी विधायिका बनी रहे, लोकसभा बनी रहे, विधानसभा बनी रहे, जिस विधायक से या जिस सांसद से हमें शिकायत है हम उसको वापस बुला लें और उसकी जगह पर हम नए व्यक्ति को चुनकर भेज दें, बीच में ही, कार्यकाल के बीच में ही। इसे कहेंगे पुनर्वापसी, रिकॉल। रिकॉल को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, यह जवाबदेही का अच्छा साधन है, लेकिन भारत में रिकॉल नहीं है। दूसरी बात, जवाबदेही कानून बनाए जा सकते हैं, जैसा ब्रिटेन में कानून बनाया गया है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए जवाबदेही राजनेताओं पर तय की गई है। अगर भारत में
प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध हमारी कोई शिकायत है तो हम उस शिकायत को लेकर कहां जा सकते हैं? कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र है? उत्तर है नहीं। कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र तो है ही नहीं। शिकायत निवारण के लिए एक सीपी ग्राम्स नाम का पोर्टल है, जिसके बारे में हमने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, देखा होगा आपने, देख लीजिएगा। तो अगर आपको प्रशासनिक अधिकारियों से कोई शिकायत है, वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो सीपी ग्राम्स में आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन वो भी सरकारी संस्था है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करने वाली संस्था। वर्तमान प्रधानमंत्री एक्टिव हैं, इसलिए सीपी ग्राम्स भी थोड़ा एक्टिव है। तब भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर 60 दिन हो गए सीपी ग्राम्स पर शिकायत डाले हुए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मेरे पास, क्या करूं? लेकिन अगर शिकायत निवारण का कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र होगा तो क्या ऐसी लापरवाही की जा सकती है? उत्तर है नहीं। तो हमारे यहां तो स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र तो है ही नहीं। लेकिन ब्रिटेन जैसे देशों में जवाबदेही तय की गई है, और अगर जनता की प्रशासन के प्रति कोई शिकायत है तो उस शिकायत को दूर करने की जिम्मेदारी राजनेताओं पर, यानी जनप्रतिनिधियों पर आरोपित की गई है। उनका सांसद उनकी शिकायत दूर करने के लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है। ब्रिटेन जैसे देशों में यह व्यवस्था है, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम भी कानून बना सकते हैं। अगर ब्रिटेन ने कानून बना करके यह व्यवस्था लाई है तो हम भी कानून बना सकते हैं और हम भी यह व्यवस्था अपने यहां लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड एआरसी ने रिकमेंडेशन की थी अपनी चतुर्थ रिपोर्ट में, शासन में नैतिकता, जो चतुर्थ रिपोर्ट दी है, फोर्थ रिपोर्ट दी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, उसमें उसने कहा है कि राजनेताओं के लिए नैतिक संहिता, कोड ऑफ एथिक्स और आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया, अभी तक नहीं बनाया गया, इसलिए बनाया जाना चाहिए। इन सबसे आगे बढ़ करके मेरा ये मानना है कि राजनेताओं के लिए नैतिक संहिता और आचरण संहिता न केवल बननी चाहिए, बल्कि इनके नैतिक संहिता और आचरण संहिता को रेगुलेट करने के लिए एक विनियामक आयोग बना देना चाहिए। सेकेंड एआरसी की सिफारिश के मुताबिक जो आचरण संहिता, नैतिक संहिता बनेगी, उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी संसद की होगी और राज्य विधानमंडलों की होगी। क्या आपको लगता है कि स्पीकर या संसद और राज्य विधानमंडल अपने सदस्यों से इन आचरणों का पालन करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। उल्लंघन के अनेकानेक अवसर उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए नेताओं से नैतिक संहिता और आचरण संहिता का कठोर अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके, इसके लिए रेगुलेटरी कमीशन अलग बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बना दिया जाए। जैसे ट्राई है, सेबी है, रेरा है, इरडा है, ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बना दिया जाए और वह इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन यह इंश्योर करे कि नेताओं ने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का पालन किया है या नहीं, और अगर कोई भी राजनेता कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का पालन नहीं करता है, उसका वायलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, यह व्यवस्था निर्मित की जानी चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र विनियामक संस्था बननी चाहिए। और जन शिकायत निवारण की, राजनेताओं के प्रति यदि हमारे पास कोई भी शिकायत है तो हम उस शिकायत को लेकर कहां जाएं? कहीं नहीं जा सकते। 5 साल तक क्रोध में बैठे रहिए, इलेक्शन आएगा तो वोट डाल करके अपना क्रोध प्रकट कीजिएगा, बस। और वो भी अगर बहुमत उसके साथ है तो वो जीत जाएगा, आपका क्रोध अंदर दबा रह जाएगा। 43% अपराधी, लोग कहते हैं अपराधी मत कहिए, आपराधिक छवि के लोग कहिए, तो चलिए हम भी आपराधिक छवि कह देते हैं। तो आपराधिक छवि के लोग लोकसभा में जीतकर पहुंच गए, 22% आपराधिक छवि के लोग राज्यसभा में जीतकर पहुंच गए। अब गुस्सा है हमारे मन में कि इन अपराधियों को वहां जीतकर नहीं पहुंचना चाहिए था, जिन अपराधियों की जगह जेल में होनी चाहिए थी, वो अपराधी लोकसभा और राज्य की और संघ की राज्यसभा में बैठे हुए हैं। और राज्यों के हालात तो और भी बुरे हैं, वहां तो प्रतिशतता और भी ज्यादा है अपराधियों के चुनकर पहुंचने की। तो जिनका स्थान जेल है, वो जेल के बजाय संसद में और राज्य विधानमंडलों में चुनकर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस क्रोध का, इस शिकायत का निवारण नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस देश में कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर आपका जनप्रतिनिधि आपके हितों की उपेक्षा करता है, अगर आपका जनप्रतिनिधि या उसके गुर्गे, उसके गुंडे आपके क्षेत्र में कोई जमीन का कब्जा करते हैं, सड़क कब्जा कर लेते हैं,
तो आपके पास शिकायत का अवसर ही नहीं। लखनऊ शहर के बीच शहर में, राजधानी में सड़क को कब्जा कर लिया गया है। सड़क को कब्जा करके स्कूल ने अपनी सीमा में मिला लिया है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यह बीच शहर की बात है। यह है इस देश में राजनेताओं की मनमानी। कैसे तय होगी जवाबदेही? तो राजनेताओं के प्रति जन शिकायत निवारण तंत्र स्वयं बनना चाहिए, जिससे अगर राजनीति के प्रति, सरकार के प्रति कोई शिकायत है तो उस शिकायत का समाधान होना चाहिए। शिकायत का समाधान होना चाहिए, लेकिन कोई तंत्र नहीं है। तो अगर हम ये सारे उपाय करें, ये जो लोग प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि राजनेताओं की जवाबदेही कम हो जाएगी, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, तो हम उसके जवाब में लिख सकते हैं कि जवाबदेही कम नहीं होगी। जवाबदेही आज भी नहीं है, लेकिन इस जवाबदेही को बढ़ाने के लिए हम मैकेनिज्म, रिफॉर्म मैकेनिज्म अपना सकते हैं और राजनेताओं की जवाबदेही में वृद्धि कर सकते हैं। इस दिशा में कदम उठाया जाना अभी भी शेष है। चाहे एक साथ एक चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो या ना हो, तब भी इस प्रकार के सुधार इस देश में अपेक्षित हैं, किए जाने चाहिए। और अगर एक साथ चुनाव होते हैं और मुद्दा राजनेताओं की जवाबदेही का उठता है, तो यह चुनाव, यह सुधार अवश्यंभावी है और इन सुधारों के माध्यम से राजनेताओं की जवाबदेही की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। अगली समस्या उठाते हैं। अगला जो समस्या उत्पन्न करते हैं, अगला जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, वो कहते हैं राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दा। क्या है ये राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दा? राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? यह कहा जाता है, यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होंगे, तो एक साथ संपन्न चुनाव कराने में विधानसभा के चुनाव भी राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और विधानसभा के चुनाव में प्रायः राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे होते हैं। अगर दोनों के चुनाव एक साथ होंगे तो दो बातें हैं, यहां पर दो बातें हैं, दोनों की मैं चर्चा करूंगा। यहां पर पहले एक की चर्चा कर लेता हूं। तो पहला तर्क ये दिया जाता है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे विधानसभा के चुनाव में भी हावी हो जाएंगे और विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग होगी और स्थानीय मुद्दे उपेक्षित रह जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे उपेक्षित रह जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इससे बड़ी पार्टियों को फायदा होगा क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। छोटी पार्टियों को नुकसान होगा क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होंगे, स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे होंगे। तो इसलिए एक साथ चुनाव संपन्न कराना ठीक नहीं। दूसरी ओर वाइस वर्सा, इसके प्रतिपक्ष में भी दूसरी बात कही जाती है। दूसरी बात क्या कही जाती है? दूसरी बात ये कही जा रही है कि इससे जो राष्ट्रीय मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है और केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर वोटिंग हो सकती है। दूसरा पहलू इसका, दूसरा पहलू यह है कि कभी कभी किसी राज्य में अगर किसी राज्य में कोई क्षेत्रीय मुद्दा हावी है, किसी राज्य में कोई स्थानीय मुद्दा हावी है, तो ऐसी दशा में लोकसभा का इलेक्शन भी राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं हो पाएगा। जो वोटिंग होगी उस राज्य में, चूंकि उस राज्य में क्षेत्रीय मुद्दा हावी है, उस राज्य में स्थानीय मुद्दा हावी है, इसलिए उस अमुक राज्य में राष्ट्रीय मुद्दों पर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग नहीं हो पाएगी, राष्ट्रीय मुद्दे उपेक्षित हो जाएंगे और स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय मुद्दों पर लोकसभा की वोटिंग हो जाएगी, जो भी अच्छी बात नहीं है, यह भी अच्छी बात नहीं है। तो दोनों बातें कही जा रही हैं, दोनों के लिए तर्क दिए जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इसका भी समाधान खोजा जा सकता है, इसका भी समाधान तलाशा जा सकता है। और इसका समाधान इसका क्या समाधान होगा? इसका समाधान होगा जन जागरूकता का विकास किया जाए। वैसे भी एक सभ्य राष्ट्र के लिए सभ्य नागरिक की आवश्यकता होती है, एक सभ्य राष्ट्र के लिए सभ्य नागरिक की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि हम सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं तो सभ्य नागरिक बनने के लिए हम में जागरूकता का विकास होना आवश्यक है, जागरूकता का विकास होना आवश्यक है। और अगर लोगों के अंदर जागरूकता विकसित होगी तो वोटिंग भावनाओं के आधार पर नहीं होगी,
किसी भी मुद्दे पर वोटिंग भावनाओं में बहकर नहीं की जाएगी, बल्कि तार्किक आधार पर वोटिंग होगी। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर लोकसभा में वोटिंग की जाएगी और स्थानीय और महत्व के मुद्दों पर, क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विधानसभा में के चुनाव में वोटिंग की जाएगी। तो ऐसी दशा में अगर लोगों में जागरूकता का विकास किया जाता है, जन जागरूकता विकसित की जाती है, लोगों को सभ्य नागरिक बनने की ओर हम प्रेरित करते हैं, तो इस प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और सभ्य नागरिक ही नहीं, बल्कि सभ्य नागरिक बनाने के लिए, जन जागरूकता का विकास करने के लिए सिविल सोसाइटी की अवधारणा, सिविल समाज की अवधारणा को महत्व दिया गया है और सिविल समाज की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता विकसित कर सकते हैं और सभ्य नागरिक बना सकते हैं। मीडिया, सिविल समाज, इन सब के माध्यम से, मीडिया, सिविल समाज, इन सब के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता विकसित कर सकते हैं। तो एक मुद्दा हम लोगों का ये है जो विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अगला तर्क जो दिया जाता है विपक्ष में, वो ये कहा जाता है, विपक्ष में जो लोग तर्क दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो चुनावी खर्च है, खर्च में अधिक कमी नहीं आएगी, अधिक कमी नहीं आएगी। यह तर्क दिया जा रहा है कि अधिक कमी नहीं आएगी, लेकिन कमी तो आएगी ना। अधिक कमी नहीं आएगी, वो इसके पक्ष में अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, मैं वो आंकड़े आपको बताना चाह रहा हूं। जो लोग यह आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर एक साथ चुनाव संपन्न कराया जाएगा, लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव संपन्न कराया जाएगा, तो खर्च में कमी तो आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। तब भी खर्च होगा, खर्च तो होगा ही, क्योंकि चुनाव हो रहा है। क्यों खर्च होगा, वो आंकड़ा पेश करते हैं, मैं वो आंकड़े बता रहा हूं आपको। अगर 2019 में, अगर 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन होता, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता, तो 4500 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ रुपए की जरूरत होती केवल ईवीएम के लिए, केवल ईवीएम के लिए। केवल एक पहलू के आधार पर इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, मैं वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता 2019 में, जो इलेक्शन कंडक्ट हो चुका है, जो इलेक्शन समाप्त हो चुका है, तो अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता, तो ऐसी दशा में 4500 करोड़ रुपए केवल और केवल ईवीएम के लिए खर्च हो जाता। उतनी हमें ईवीएम की जरूरत पड़ती। इस आंकड़े को वो और आगे बढ़ाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। उनका कहना है कि अगर 2024 में, 2024 में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा, अगर भविष्य में वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो दूसरी बार 1751.17 करोड़ रुपए की जरूरत होगी ईवीएम के लिए। ये केवल ईवीएम के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ईवीएम की अवधि 15 साल है, 15 साल है। 15 साल के बाद ईवीएम बदलनी पड़ेगी, 15 साल के बाद ईवीएम बदलनी पड़ेगी। तो चूंकि पहले से ईवीएम काम करती आ रही है हमारे देश में, तो हर 5 वर्ष में जब इलेक्शन होंगे, तो बहुत सारी ईवीएम का 15 वर्ष पूरा हो चुका होगा, इसलिए ईवीएम बदलनी पड़ेंगी। ईवीएम बदलनी पड़ेंगी तो खर्चा होगा। तो उस आंकड़े को वो बताते हैं कि 2024 में 1751 करोड़ रुपए, अगर 2029 में ही वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो 2017.93 करोड़ रुपए ईवीएम पर खर्च करने होंगे। और 2034 में भी अगर इसी तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, तो 13,981.58 करोड़ रुपए केवल और केवल ईवीएम के बदलाव पर खर्च करने होंगे, ईवीएम के बदलने पर खर्च करने होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आंकड़े तो गंभीर है, जितने भी खर्च के आंकड़े हैं ज्यादा हैं, लेकिन जो इलेक्शन में खर्च हो रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया केवल लोकसभा के इलेक्शन में,
इसी तरीके से राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन का जो खर्च है उन सबको भी ऐड किया जाए तो वह मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर उस खर्च की इस खर्च के साथ तुलना की जाए तो कम है, कम है। यह कहना कि इलेक्शन के खर्च में कमी नहीं आएगी यह गलत है। कमी आएगी, इलेक्शन के खर्च में कमी आएगी, और इलेक्शन में खर्च तो होना स्वाभाविक है। ईवीएम के मेंटेनेंस पर भी खर्च होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो तकनीक, मानव संसाधन, इन सब का उपयोग तो करेंगे ही, तो ये खर्च तो स्वाभाविक खर्च है। लेकिन इन खर्चों के कारण जो अन्य खर्च हैं उनमें अपने आप गिरावट आएगी, खर्च में कमी आएगी। तो मितव्ययता आनी तय है, मितव्ययता आनी स्वाभाविक है। ये विपक्ष के तर्क थे जो हम लोगों ने अभी पढ़े, या आलोचनाएं थी, या बाधाएं थी, सीमाएं थी, जो भी कह लें आप, कि जिस आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया जाता रहा है। लेकिन हमने साथ ही में समाधान की भी चर्चा कर ली है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हम कराना चाहते हैं तो उसके लिए समाधान के क्या रास्ते हो सकते हैं। एक एक समस्या जो हम लोगों ने लिखी, प्रत्येक समस्या का समाधान भी हमने साथ में लिखा, प्रत्येक समस्या के समाधान की भी चर्चा हम लोगों ने साथ में कर ली है, और इस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा कंप्लीट होती है। इस चर्चा के बाद अब हम लोग कंक्लूजन पर आ जाते हैं, निष्कर्ष पर आ जाते हैं। क्या कंक्लूजन होना चाहिए हमें? आंसर राइटिंग में लिखना तो पड़ेगा ही, आपको कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्या निष्कर्ष लिखना होगा? अगर किसी भी हम सुधारवादी विचार को लागू करते हैं, किसी भी सुधार की संकल्पना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो समस्याएं, चुनौतियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तन नई चुनौतियां उत्पन्न करता है, परिवर्तन नई समस्याएं उत्पन्न करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए यदि हम एक राष्ट्र एक चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव को आगे ले जा रहे हैं, नया परिवर्तन ला रहे हैं, तो चुनौतियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है, समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में केवल इस आधार पर कि कुछ समस्याएं या कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी, हम इस कॉन्सेप्ट को विड्रा नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। यह एक प्रगतिशील विचार है, प्रोग्रेसिव थॉट है, सुधारवादी विचार है। इसलिए इस विचार पर सरकारों को प्रगतिशील तरीके से, लचीले तरीके से चिंतन करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय बहस का आयोजन किया जाना चाहिए, समितियां बना देनी चाहिए, राज्यों में समिति बना दी जाए, केंद्रीय स्तर पर समिति बना दी जाए, जो लोगों से, विभिन्न पक्षों से, राजनीतिक दलों से, अलग अलग छोटे छोटे राजनीतिक दलों से, सबसे विचार विमर्श करें, सबकी राय ले, फिल्टर करें, और जो संभावनाएं, संदेह, समस्याएं व्यक्त की गई हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए, और इन सब के आधार पर व्यापक बहस के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से एक सर्वसम्मति निर्मित करने का प्रयास किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से एक सर्वसम्मति निर्मित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा में भी बहस की जानी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी संसद में ऐसे सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा का अभाव रहा है। इसलिए संसद को ऐसे मुद्दों पर चर्चा से बचना नहीं चाहिए। विशेष सेशन कंडक्ट होने चाहिए, विशेष सत्र आयोजित किए जाने चाहिए जो केवल ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए हो, हंगामा ना हो, समय की बर्बादी ना हो, ऐसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो, विचारों का, विपक्ष के विचारों का, कटु आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए, और उनके समाधान के लिए तर्क प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो समस्याएं उठा रहे हैं उनसे ही समाधान पूछा जाना चाहिए, विकल्प पूछा जाना चाहिए, इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नहीं। इस तरीके से यह एक रिगरस प्रैक्टिस होगी, और इस रिगरस प्रैक्टिस के बाद हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जहां हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य इलेक्टोरल रिफॉर्म भी कर सकते हैं, ई वोटिंग के कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं। और यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब शुरुआती दौर में लगभग 2 दशकों तक हमने एक साथ चुनाव संपन्न कराए हैं,
एक साथ चुनाव संपन्न कराए हैं, तब हमारे पास चुनाव को संपन्न कराने के लिए इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। हमने उन असुविधाओं भरे वातावरण में एक साथ चुनाव संपन्न कराया है, तो आज तो हमारे पास निर्वाचन संपन्न कराने के लिए बहुत अधिक सुविधाएं हैं। स्वाभाविक सी बात है कि निर्वाचन संपन्न कराया जा सकता है। भारत ही इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो हमारे पुराने उदाहरण है। इतना ही नहीं, अन्य देशों ने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। जिन जिन देशों ने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया है, हम उन देशों के अनुभवों से सीख सकते हैं, वहां से उदाहरण ले सकते हैं, समस्याओं के समाधान के प्रति वहां से विचार ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे स्वीडन में तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, प्रांतीय स्तर का चुनाव और स्थानीय स्तर का चुनाव एक ही साथ होता है। एक निश्चित तिथि पर होता है। हर 4 साल पर चुनाव संपन्न कराया जाता है स्वीडन में। हर 4 साल पर चुनाव होता है और हर 4 साल बाद सितंबर के दूसरे रविवार को, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद सितंबर के दूसरे रविवार को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के चुनावों के लिए वोटिंग की जाती है। उन्होंने ये व्यवस्था अडॉप्ट कर रखी है, बाकी चीजों के लिए उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं हर 5 वर्ष पर, और जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, यानी नगरीय निकाय आदि के चुनाव हैं, वो हर 2 वर्ष में कंडक्ट कराए जाते रहते हैं। इंडोनेशिया ने भी पिछले साल इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। तो जब विश्व में अन्य देशों ने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया है, तो हमें भी विश्व के उन देशों के साथ अनुभव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अनुभव से सीखना चाहिए, और उसके आधार पर हमें उन समस्याओं का समाधान तलाशना चाहिए। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा थी। क्वेश्चन अगर आपने पूछे हैं तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, आपका क्वेश्चन देख लेता हूं। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने कुछ ही बातें लिखी हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। आपने ज़्यादातर सकारात्मक मैसेज ही लिखे हैं, बिल्कुल। आपने कुमार विमलेश का कहना है वन नेशन वन इलेक्शन पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। हाँ, ठीक है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, हमने बताया एक राष्ट्र में सारे चुनाव एक साथ हो। तो चुनाव एक साथ होने का मतलब है जो हमारी निर्वाचित सभाएं हैं, जैसे केंद्र में लोकसभा है, राज्यों में राज्य की विधानसभा है, राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाएं हैं, इन सब के चुनाव एक साथ हो। यह एक आइडियल कंडीशन होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। लेकिन हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को अभी अध्ययन किया है, या जिस कॉन्सेप्ट पर हमारे यहाँ चर्चा हो रही है, उसमें लोकल बॉडीज के चुनाव शामिल नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय चुनाव का एक साथ होना। लेकिन हम लोगों ने अपने देश में जिस वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, वो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। वह इस कॉन्सेप्ट से अलग क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ लोकल बॉडीज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए हमने उनको टच नहीं किया है। इस कॉन्सेप्ट में हमने केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को कंसीडर किया है। एक बार इस सुधार को आगे बढ़ा लेते हैं, फिर कुछ वर्षों के बाद हम पंचायतों और नगर पालिकाओं के विषय में भी नए तरीके से सोचेंगे। तो भारत में जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए 2017 में आईएएस में प्रश्न पूछा जा चुका है और जिसके लिए भविष्य में प्रश्न पूछे जाएंगे, वह केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने को लेकर है। लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने को लेकर है, अन्य को नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अर्थ यह भी होता है एक मतदाता सूची बनाना। यह गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ नहीं होता एक मतदाता सूची बनाना। यह गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एक मतदाता सूची इलेक्शन कंडक्ट कराने का आधार होती है, बेस होती है, साधन होती है, मीन्स है। इट इज नॉट मीनिंग, इट इज मीन्स।
वन नेशन वन इलेक्शन का साधन है मतदाता सूची। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ नहीं है मतदाता सूची, ये ध्यान रखिएगा। मुझसे कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछा था पहले, मुझे अचानक याद आ गया, तो मैंने कहा कि इस बात की मैं क्लैरिटी कर दूं आपको। चूंकि आपने क्लैरिटी पर प्रश्न भी पूछा तो मुझे क्लिक कर गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ नहीं होगा कि एक मतदाता सूची, वन नेशन वन इलेक्शन का साधन होगा एक मतदाता सूची। तो इससे जो प्रशासनिक बोझ है, प्रशासनिक कामकाज है, बार बार मतदाता सूची को अपडेट करने का, नए लोग बार बार हर साल लोग 18 ईयर्स के आएंगे, उनको शामिल करने का, कुछ लोगों की डेथ हो जाएगी उनको बाहर करने का, कुछ लोग पलायन कर जाएंगे उन्हें हटाने का, तो काम बहुत होता है, तो वो चेंज हो जाएगा, उसका काम हल्का हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्टोरल लिस्ट ये इसका साधन होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होगा हमारे लिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न कराना भारत के लिए। आइडियली इस कॉन्सेप्ट का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय चुनाव का एक साथ संपन्न कराना। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, चिंतन के लिए भी, विचार के लिए भी, कि आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न या स्टेट पीएससीज में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य की सिविल सेवाओं में या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उस प्रश्न का अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी पहलू को इसमें कवर कर लिया गया है। प्रश्न पूछे जाने के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी पहलू हैं, वो सभी इसमें शामिल किए जा चुके हैं। तो ठीक है, फिर अब आपके अन्य प्रश्न नहीं है तो इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच।